आमदीद आपको मेरे चैनल पे। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। शाम के 7 बज चुके थे और माह अभी तक घर नहीं आई थी। सुल्तान साहब ने उसे कई बार कॉल की मगर उसका फ़ोन मुसलसल ऑफ था। ये बात उनकी परेशानी को मज़ीद बढ़ा रही थी। सुल्तान साहब ने आहिल को कॉल मिलाई और महावीरा के बारे में बताया। डैड, आप परेशान ना हो, वो आ जाएगी। आपको पता तो है वो रात के वक्त घर से ज़्यादा बाहर नहीं रहती। परेशान कैसे ना हूँ, उसका फ़ोन सुबह से बंद जा रहा है। जब तुम्हारी फूफो आने वाली थी तब मैंने उसे कॉल की थी, तब भी फ़ोन बंद था, मगर मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अब देखो कितना टाइम हो गया है, उसका फ़ोन ऑन नहीं हुआ। सुल्तान साहब ने सोफे पर बैठते हुए कहा। डैड, अभी 7 ही तो बजे हैं, इतना टाइम नहीं हुआ। आप आज से पहले तो कभी ऐसे परेशान नहीं हुए। सब खैरियत है ना? सुल्तान साहब ने लंबा सांस लिया। दरअसल बात यह है कि तुम्हारी फूफो ने काशिफ के लिए माहा का रिश्ता मांगा है, बल्कि मांगा नहीं, बस मुझे बताया है कि माहा उसकी बहू बनेगी। व्हाट? डैड, फूफो अपने होश में तो हैं? माहा जैसी लड़की उस एबनॉर्मल शख्स के लिए? मैं अभी फूफो से बात करता हूँ। वो कॉल बंद करने ही वाला था कि सुल्तान साहब ने उसे टोका। आहिल, मेरी बात सुनो। मैं कौन सा चाहता हूँ कि ऐसा हो। मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी तो नहीं, मगर क्या डैड, आप इस बारे में सोचेंगे भी नहीं। फूफो आज माहा का रिश्ता लेने आ गई हैं। क्या आपको वो दिन याद नहीं जब मॉम माहा की पैदाइश के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई थी और आपने फूफो से माहा की देखभाल करने के लिए कहा था? याद है ना उन्होंने क्या जवाब दिया था कि मेरा तो अपना बेटा दिमागी मरीज़ है, मुझे उसकी देखभाल करनी होती है, और आपको उन्होंने दूसरी शादी का कहा। और मॉम को तब फोत हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे, और आज वो उसी दिमागी मरीज़ के लिए माहा का रिश्ता लेकर आ गई हैं। आहिल ने दुख से कहा। मैं आपको इस बारे में सोचने भी नहीं दे सकता डैड। अगर आप फूफो को इनकार नहीं कर सकते तो मैं कर देता हूँ। आहिल, मैंने कौन सा कहा है कि मैं इस रिश्ते पर राज़ी हूँ? बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आपा को साफ इनकार कर दिया तो उन्होंने सारी ज़िंदगी यहाँ कदम नहीं रखना, और रिश्तेदारों में पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगी। जब से आई हैं 10 बार पूछ चुकी हैं कि माहा अभी तक घर क्यों नहीं आई। तुम्हें तो पता है ना उनकी सोचें कैसी हैं। डैड, आपने हम दोनों की खातिर दूसरी शादी नहीं की। हालांकि सारे रिश्तेदार आपको कहते रह गए, लेकिन आपने सिर्फ हमारा सोचा कि आपकी दूसरी बीवी हमारी माँ नहीं बन सकेगी, और मुझे यकीन है कि आप अब भी हमारा ही सोचेंगे, ना कि रिश्तेदारों का। आहिल कहकर खामोश हुआ। मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ हूँ, सुल्तान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। आहिल ने अल्लाह हाफिज़ कहकर कॉल बंद की। सुल्तान साहब कमरे से बाहर निकले कि सामने से महावीरा आती दिखाई दी। महा बेटे, कहाँ थी तुम? मैं कितना परेशान था। पापा लॉन्ग ड्राइव पर गई थी। बेटा, कितनी बार कहा है लॉन्ग ड्राइव ना किया करो, ये ठीक नहीं है। तुम अकेली होती हो। कुछ नहीं होता पापा, यही तो दिन होते हैं लाइफ एंजॉय करने के। अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, सुबह नाश्ते की टेबल पर मिलेंगे। मगर बेटा, तुम्हारी फूफो आई है ना, तुम ना मिली तो मुझे ही 100 बातें सुनाएंगी। प्लीज़ पापा, आई एम टू मच टायर्ड, सुबह मिल लूँगी ना, वो कहती हुई अपने रूम में चली गई। सही कहती हैं आपा, बच्चे ज़्यादा ही बिगड़ गए हैं। सुल्तान साहब खुद कलामी करते हुए अपने कमरे में हो लिए। वो कुर्सी पर बैठी उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी, जो कि शर्त के मुताबिक उसने उसकी कही हुई बात पूरी करनी थी। वो पिछले 10 मिनट से उसे घूरे जा रहा था, जिस पर महावीरा अंदर ही अंदर अपना गुस्सा दबा रही थी, मगर उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो जानती थी वो शर्त हारी है, और ऐसा उसकी ज़िंदगी में पहली बार हुआ था, वरना उसने सिर्फ जीतना ही सीखा था। तुम्हें आज रात मेरे पास रुकना होगा। उसके बोलने की देर थी कि माहा के सर पर बम फटा। नहीं, हरगिज़ नहीं, वो हैरत से बोली। तुम अपनी बात से मुकर रही हो। तुमने कहा था जो मैं कहूँगा वो तुम मानोगी, तो अब क्या हुआ? उसने एक आईब्रो उठाकर महावीरा को देखते हुए कहा। मगर मुझे नहीं मालूम था तुम्हारी शर्त इतनी घटिया होगी। तुमने मुझ पर ही अपनी गंदी नज़र रख ली, महावीरा ने चिल्लाकर कहा। आवाज़ नीचे। तुम शर्त हारी हो, अब जो मैं कहूँगा वो तुम्हें मानना ही होगा, वरना क्या? माहा ने उसको घूर कर देखा। वरना मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करने वाला। तुम्हारे पास ना तुम्हारा मोबाइल है, ना तुमने किसी को बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो इसलिए मैं हर तरह से महफूज हूँ। बताओ, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि तुम मेरे इलाके में मेरे पास हो, उसने आराम से कहा। मोबाइल का सुनते ही माहा ने अपनी पैंट की साइड पॉकेट में हाथ डाला। तुम्हारा मोबाइल मेरे आदमी वहीं फेंक आए थे जहाँ से तुम्हें उठा कर लाए। उसने सिगरेट जलाकर होंठों में रखी।
महावीरा बुरी तरह फंस चुकी थी। उसने सोचा ही नहीं था कि उसके साथ ऐसा भी होगा। वो बेयकीनी के साथ उसे देख रही थी। ऐसे ना देखो, प्यार हो जाएगा, उसने महा को आंख मारते हुए कहा। तुम जैसे इंसान के साथ तो कभी भी नहीं। वो उसका जब्त आजमा रहा था। बहुत वक्त ज़ाया कर लिया, चलो तैयार हो जाओ शर्त पूरी करने के लिए, उसने मुंह से धुआं निकालते हुए कहा। महावीरा शर्म से पानी हुई। उसने कभी किसी लड़के को खुद को छूने भी नहीं दिया था। यूनी में सैकड़ों लड़के उसे प्रपोज कर चुके थे, मगर वो हमेशा इनकार करती आई। और आज एक शख्स जिससे उसकी आज ही मुलाकात हुई थी, वो उसे इतने आराम से अपने साथ रात गुजारने पर मजबूर कर रहा था। वैसे तो बहुत हिम्मत दिखाती हो, चलो अब भी दिखाओ अपनी हिम्मत, उसने तंजिया कहा। माहा ने जब्त से आंखें बंद कीं। बिलाल ने सिगरेट ज़मीन पर फेंककर अपने शूज़ से रगड़ दी और अब वो उसके करीब आ रहा था। ये सब महावीरा की समझ से बाहर था। वो नहीं जानती थी अब उसे क्या करना है। वो उसके करीब आकर खड़ा हुआ। उसने महावीरा की गर्दन पे अपने दोनों हाथ रखे। महावीरा ने अपनी आंखें बंद कीं। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। बिलाल के हाथ अब उसकी शर्ट पर थे। बिलाल की दस्त दराजियां बढ़ीं तो महावीरा ने अपनी आंखों को ज़ोर से बंद किया। रुको, महावीरा ने उसके हाथों पर अपने हाथ रखे। ये ठीक नहीं है, ये सब नाजायज़ है, महा ने डरते हुए कहा। ठीक है, तुम चाहो तो इसे जायज़ बना सकती हो, उसने महावीरा की आंखों में देखकर कहा। कैसे? महावीरा की ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। निकाह करके, उसने कहा तो महा की आंखें फट पड़ी। निकाह? मगर अगर तुम चाहती हो कि तुम ये नाजायज़ काम ना करो तो निकाह कर लो, सब जायज़ होगा। महावीरा बेयकीनी से उसे देख रही थी। वो इस अनजान शख्स के साथ कैसे निकाह कर लेती, मगर नामहरम के साथ रात गुजारने से यही बेहतर था कि वो उसका महरम बन जाता। ठीक है, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, महावीरा ने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा। उसके होंठों पर कातिलाना मुस्कुराहट रोनमा हुई। महावीरा अपने कमरे में आई तो आंखें बंद किए अपने 7 दिन में होने वाले वाक़े को याद करने लगी। वो इस वक्त बिलाल खान के निकाह में थी। उसे उसका नाम निकाह करते हुए मालूम हुआ था। उसने अपनी माँ के अलावा किसी के लिए आंसू नहीं बहाए थे, मगर आज वो रो रही थी अपनी ज़ात के लिए। निकाह के बाद उसने महावीरा को जाने के लिए कहा और कहा कि वो जल्द ही उससे मिलकर अपना हक वसूल करेगा। महावीरा की समझ से ये सब कुछ बाहर था। सबको पता चलेगा तो क्या होगा, ये सोच कर उसके आंसू आंखों से बहते जा रहे थे। उसने जल्दी से डोर लॉक किया और पूछने लगा, मुझे बताओ कौन हो तुम, नाम क्या है तुम्हारा? आहिल ने परेशानी से बालों में हाथ फेरते हुए कहा। जायशा, वो मुश्किल बोल पाई थी। और तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रही थी? फिर जायशा ने रोते हुए अपने साथ होने वाला वाक़या बयान किया। तो पागल लड़की, तुम सीधा मुझे बोल देती, यूं गाड़ी में छुपने की क्या ज़रूरत थी? मैं बहुत डरी हुई थी, उसने रोते हुए कहा। प्लीज़ मुझे घर छोड़ आएं, मेरी अम्मी अब्बू बहुत परेशान होंगे। मैं तुम्हें इस वक्त घर नहीं छोड़ सकता, मेरे डैड घर में मौजूद हैं। आपको कुछ भी करके घर छोड़ दें प्लीज़, वो उसके सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोली। आहिल ने उसकी तरफ गौर से देखा। उसकी घनी पलकें, गहरी काली आंखें जो बड़ी होने के साथ थोड़ी लंबी भी थीं, छोटी सी नाक जो रोने की वजह से सुर्ख हो गई थी, सफ़ेद रंग, गुलाबी रुखसार और छोटे सुर्ख होंठ। वो उसे देखता ही रह गया। बिलाशुबा इससे पहले आहिल की ज़िंदगी में जितनी लड़कियां आ चुकी थीं, जायशा उन सब से ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। उसके चेहरे पर खूबसूरती के साथ ढेरों मासूमियत भी थी। प्लीज़ घर छोड़ आएं, मैं आपका एहसान सारी उम्र नहीं भुलाऊंगी, जायशा फिर से बोली तो आहिल होश में आया। हूँ? हाँ, कुछ सोचता हूँ मैं। प्यास और भूख के मारे जायशा की जान निकल रही थी, मगर इससे ज़्यादा वो घर जाने के लिए परेशान थी। आहिल ने उसे इतना रोते हुए देखकर टेबल से पानी का गिलास उठाकर दिया, जिसे जायशा ने हिचकिचाते हुए पकड़ा और एक ही सांस में पी लिया। आहिल उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। तुम्हें भूख लगी होगी, आहिल ने पूछा। नहीं, बस घर छोड़ आएं, उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। तुम यहाँ से निकलना मत, मैं 5 मिनट तक आता हूँ। लेकिन वो परेशान हुई। बस 5 मिनट, वो बोला और कमरे से निकल गया। आहिल किचन में गया और फ्रिज का जायज़ा लिया। बिरयानी निकालकर ओवन में गर्म की और प्लेट में डाले अपने कमरे की तरफ हो लिया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो जायशा परेशानी से अपने हाथों को मसल रही थी। ये लो, खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगा। मुझे नहीं खाना, आप बस। मैंने कहा खाना खाओ। उसकी बात मुंह में ही थी जब आहिल ने उसे टोका। वो अपना मोबाइल लिए रूम की विंडो की तरफ बढ़ गया। हेलो रेहान,
ریحان جو اپنے روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر ہارر مووی دیکھنے میں مصروف تھا، آہل کا نمبر دیکھ کر کال ریسیو کی۔ ہیلو آہل، کیسے ہو؟ یار حال چھوڑ، مجھے تیری ہیلپ چاہیے۔ کیا ہوا؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ ریحان نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں میں بعد میں پوری بات بتاؤں گا، ابھی تم بس اپنی گاڑی لے کر میرے گھر کی پچھلی دیوار کی طرف پہنچو، اور ہاں، ہارن بالکل نہیں بجانا، ڈیڈ جاگ جائیں گے۔ مگر آہل ہوا کیا ہے؟ ریحان کہا نہ پھر بتاؤں گا، ابھی بس آ جاؤ۔ اوکے ڈوڈ، میں آ رہا ہوں، ریحان نے کہتے ہوئے کال کٹ کی۔ کال سے فری ہو کر آہل زائشہ کی طرف پلٹا، اس نے پلیٹ میں سے 4-5 چمچ ہی لیے تھے۔ چلو تمہیں چھوڑ کر آؤں۔ زائشہ نے آہل کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اسے لیے کمرے سے باہر نکلا اور گھر کی پچھلی دیوار کی طرف چل پڑا، کیونکہ گیٹ پر واچ مین تھا۔ اس نے دیوار کا جائزہ لیا۔ میں تمہیں اٹھاؤں گا اور تم دیوار پر چڑھ کر بیٹھ جانا، پھر میں دیوار پھلانگ کر تمہاری نیچے اترنے میں ہیلپ کروں گا۔ زائشہ اس کی طرف دیکھتی رہی، اس بات پر کہ وہ اسے اٹھائے گا۔ آہل نے زائشہ کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے نوٹ کیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے اور ہمارے پاس وقت کم ہے۔ زائشہ نے مجبوراً ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ اسے ہر حال میں اپنے گھر پہنچنا تھا۔ آہل اس کے قریب آیا اور اسے اٹھانے کے لیے کمر میں ہاتھ ڈالے۔ رکیے پلیز۔ زائشہ کو اس کا چھونا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ مس زائشہ، میں آہل سلطان خان زادہ ہوں۔ لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں تمہارے قریب آنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں تو اپنی اس غلط فہمی کو اپنے چھوٹے سے دماغ سے نکال دو۔ آہل نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، زائشہ شرمندگی سے بولی۔ آہل نے اسے کمر سے ہاتھ ڈال کر اٹھایا اور وہ دیوار پر بیٹھ گئی۔ پھر آہل دیوار پھلانگ کر دوسری طرف اترا۔ چلو اب آؤ، اس نے اپنے بازو پھیلائے اور زائشہ کو کودنے کا کہا۔ ایک طرف زائشہ پریشان تھی کہ آہل اس کو پکڑے گا، دوسری طرف وہ ڈر رہی تھی کہ دیوار سے کودنے کے لیے۔ جلدی کرو، میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے، آہل نے سخت لہجے سے کہا۔ زائشہ نے ڈرتے ہوئے آنکھیں بند کیں اور کود گئی۔ جب زائشہ اس پر گری تو وہ بیلنس قائم نہ رکھ سکا اور دونوں ہی زمین پر گر گئے۔ اب زائشہ کے ہونٹ آہل کے رخسار پر تھے، وہ حواس باختہ سی آہل کے اوپر لیٹی رہی، اس میں اٹھنے کی ہمت نہ رہی۔ آہل نے اس کے ہونٹوں کو اپنے رخسار پر محسوس کیا تو آنکھیں کھولیں۔ پہلی بار آہل کو اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی، ورنہ وہ آج تک جتنی بھی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزار چکا تھا وہ محض اٹریکشن تھی۔ آہل کو ریحان کی گاڑی آتی دکھائی دی تو جلدی سے زائشہ کو اپنے اوپر سے ہٹایا۔ وہ دونوں کھڑے ہوئے، اس نے زائشہ کی طرف دیکھا تو اس کا شرم سے مارے چہرہ لال ہو رہا تھا۔ زائشہ کو تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ ریحان نے گاڑی سٹاپ کی اور باہر آیا۔ وہ آہل کے ساتھ ایک سادہ سے حلیے میں لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوا، ورنہ تو آہل کے پاس ہمیشہ برانڈڈ لک والی لڑکیاں ہوتی تھیں۔ آہل نے زائشہ اور ریحان کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ زائشہ اسے اپنے گھر کا راستہ بتاتی رہی۔ آہل نے ڈرائیو کرتے ہوئے مرر سے زائشہ کو دیکھا، وہ آہل کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ آہل اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ زائشہ کی نظر اچانک مرر پر پڑی تو ان دونوں کی نظریں ملیں۔ اس نے آہل کی نیلی آنکھوں کو اب نوٹ کیا تھا۔ زائشہ نے جلدی سے اپنا رخ کھڑکی کی طرف کیا، وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہونے والا واقعہ بھول نہیں پائی تھی۔ ان کی گاڑی ایک غریب سے محلے میں آ رکی۔ آہل اور ریحان تو ایسی جگہوں سے کبھی گزرے بھی نہ تھے۔ زائشہ کا گھر سامنے ہی تھا۔ وہ گاڑی سے اتری اور جانے لگی، مگر آہل بھی گاڑی سے اتر آیا۔ زائشہ نے اس کی طرف دیکھا مگر خاموش رہی۔ آخر وہی تھا اس کو اس کے گھر تک لانے والا، وہ اس کو اندر آنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ زائشہ نے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر اس کے گھر کا چھوٹا سا دروازہ کھلا ہی تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ امی، زائشہ نے روتے ہوئے پکارا تو اس کے امی ابو جو پریشانی میں رات کے اس پہر تک جاگ رہے تھے، زائشہ کو دیکھ کر اس کی طرف بھاگے۔ میری بچی، اس کی ماں نے روتے ہوئے زائشہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ زائشہ بھی ہچکیوں سے رونے لگی۔ صدیق صاحب بھی اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دے کر خوشی سے رونے لگے۔ انہوں نے زائشہ کو گلے سے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آہل کھڑا یہ سب دیکھتا رہا۔ وہ اس بات پر بھی حیران تھا کہ مڈل کلاس کے لوگ ہونے کے باوجود وہ اپنی بیٹی کو کسی غیر لڑکے کے ساتھ رات کے اس پہر دیکھ کر پریشان کیوں نہیں ہوئے، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ماں باپ کو اپنی بیٹی کے صاف کردار پر یقین ہی اتنا تھا کہ وہ کبھی بھی اس پر شک و شبہ نہیں کر سکتے تھے۔ رخسانہ بیگم کی نظر آہل پر گئی تو اس نے زائشہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ امی، انہوں نے ہی میری مدد کی ہے، یہی مجھے گھر تک لے کر آئے ہیں، ورنہ آپ کی بیٹی اب تک مر گئی ہوتی۔ زائشہ پھر سے رونے لگی تو رخسار نے اسے گلے سے لگایا۔
ذائشہ نے انہیں اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بیان کیا جسے سن کر اس کے ماں باپ کا دل دہل گیا۔ بیٹا ہم تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں اتار سکتے، صدیق صاحب نے دکھی لہجے میں آہل سے کہا۔ کوئی بات نہیں انکل، یہ میرا فرض تھا۔ یہ بات کہہ کر آہل اندر ہی اندر خود سے شرمندہ ہوا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار ہی کوئی فرض پورا کیا تھا۔ ان دونوں نے آہل کو اندر آنے کا کہا مگر آہل نے انکار کر دیا کہ اسے جلدی گھر پہنچنا ہے۔ پھر وہ گھر سے باہر نکل آیا اور ایک آخری نظر ذائشہ پر ڈالی مگر وہ اپنی ماں کے گلے لگے رونے میں مصروف تھی، جس کا آہل کو اندر ہی اندر دکھ ہوا۔ شاید وہ یہ توقع کر رہا تھا کہ ذائشہ بھی آخری نظر اسے دیکھنا چاہ رہی ہوگی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو ریحان نے گاڑی سٹارٹ کی۔ گھر تک آتے آتے اس نے ساری بات ریحان کو بتا دی۔ ریحان حیران تھا آہل کی بات سن کر، کیونکہ وہ لڑکیوں کو صرف اپنے مفاد کی خاطر ہی منہ لگاتا تھا، کبھی کسی کی مدد نہیں کی تھی۔